कहानी की शुरुआत एक बेहद तनाव भरे सीन से होती है। पुलिस एक महिला मंजू को हथकड़ियों में जकड़कर ले जा रही होती है। उस पर आरोप है कि उसने एक ऐसे कपल की हत्या कर दी जो घर से भागकर शादी करने आया था। इसके बाद सीन सीधे कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है। मंजू बार बार जज के सामने कहती है कि वे बेगुनाह है और उसने किसी का खून नहीं किया, लेकिन उसका वकील ही उसके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। वह दलील देता है कि मंजू ने पैसों के लालच में उस मासूम जोड़े की जान ले ली। सभी सबूत मंजू के खिलाफ जाते दिखते हैं और आखिरकार जज फैसला सुनाते हैं। मंजू को 28 साल की सजा। मंजू चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाती और बेबसी में सजा सुन लेती है। फिर कहानी 27 साल आगे बढ़ती है। अब मंजू बूढ़ी हो चुकी है। इतने लंबे समय को उसने जैसे तैसे जेल की चारदीवारी के अंदर गुजार दिया है। इसी दौरान उसकी दोस्ती जेल के वार्डन शंभू से हो जाती है। शंभू का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा नरम और खास लगता है, मानो वह मन ही मन मंजू के लिए कुछ अलग महसूस करता हो। जेल के अंदर मंजू को अगर कोई भी सामान मंगवाना होता तो वह सिर्फ शंभू के जरिए ही मंगवाती थी। दोनों के बीच अब एक अजीब सी समझदारी और भरोसा बन चुका था। एक दिन मंजू चुपके से फ़ोन कर शंभू को बुलाती है। यहीं से हमें शंभू की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी है। उसका एक बेटा था जिसे उसने कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, लेकिन बेटे ने वहीं शादी कर ली और अब वो पिता का फ़ोन तक नहीं उठाता। शंभू बिल्कुल अकेला रह गया। ऊपर से लोन चुकाने के लिए उसे अतिरिक्त काम भी करना पड़ता। इसी बीच जेल में एक नए जेलर प्रकाश की एंट्री होती है। उसका हाल में ही ट्रांसफ़र हुआ है। उसकी बातचीत से साफ झलकता है कि वह ऊंच नीच और जात पात में भेदभाव में यकीन रखता। वो खुद को ऊंचा समझता है और जिनको वह नीची जाति का मानता है उन्हें अपने आसपास भी फटकने नहीं देता। रात के समय मंजू जेल की दीवार के पास बने एक पुराने दरवाजे तक आती है। वहीं बाहर शंभू पहले से इंतजार कर रहा होता है। दोनों अक्सर यहीं मिला करते हैं। दरवाजे में बने एक छोटे से छेद के जरिए शंभू मंजू को उसका मंगवाया हुआ सारा सामान देता है। सामान देने के बाद दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उनकी बातों में अपनापन साफ महसूस होता है। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि मंजू भी शंभू के लिए कुछ खास महसूस करने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शंभू जेल के अंदर उगाई गई सब्जियां तोड़ रहा होता है। ये वही सब्जियां हैं जिसकी देखभाल भी वही करता है। जैसे ही वह उन्हें लेकर बाहर निकलने लगता है तभी कुछ गार्ड उसे रोक लेते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं, फिर से सब्जी चुरा रहे हो क्या? शंभू शांत लहजे में जवाब देता है कि इन सब्जियों को बेचकर उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है और वैसे भी इनकी मेहनत और देखभाल भी उसी ने किया है। उसकी आवाज़ में मजबूती साफ झलकती है। इतने में वहाँ एक नया गार्ड आता है जिसकी अभी अभी ड्यूटी लगी है। वह काफ़ी सख्त रवैया दिखाता है। शक के चलते वह सब्जियों के ढेर में एक नुकीले औजार से मारकर जांच करता है ताकि यह पक्का कर सके कि कहीं कोई कैदी छुपकर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तलाशी पूरी होने के बाद शंभू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नए जेलर प्रकाश का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। तभी खान नाम का एक व्यक्ति हाथ में शराब की बोतल और फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचता है। वह बताता है कि यह तोहफा भूरी भैया की तरफ से है जो एक बड़े एमएलए के भाई हैं और इसी जेल में बंद है। यह सुनते ही प्रकाश का रवैया सख्त हो जाता है। वह बिना एक पल गवाए बोतल और बुके जमीन पर फेंक देता है और साफ शब्दों में कहता है कि वह किसी कैदी से कोई तोहफा स्वीकार नहीं करता। साथ ही बाकी स्टाफ को भी चेतावनी देता है कि कैदियों से ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और सब चुपचाप वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जाता है। उन्हीं में एक लड़की है नैना। पहले बैंक में नौकरी करती थी लेकिन उस पर बैंक में घोटाले का आरोप लगा है। असल में उसे उसके ही मैनेजर ने फंसा दिया था, जबकि उसकी कोई गलत काम भी नहीं किया था। जेल में दाखिल होने से पहले उसकी तलाशी ली जाती है और फिर उसे अंदर भेज दिया जाता है। नैना बेहद घबराई हुई है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। अगली सुबह मंजू की नज़र उस पर पड़ती है। मंजू उसके पास जाकर धीरे से पूछती है कि वह यहाँ कैसे पहुँची। तब नैना उसे अपने साथ हुई पूरी साजिश की कहानी बता देती है। मंजू ध्यान से सब सुनती है, मानो उसे नैना में अपनी झलक दिख रही हो। रात के समय मंजू और वार्डन साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। माहौल शांत होता है। तभी वार्डन मंजू से पूछती है, अब तो तेरी सजा खत्म होने वाली है, बाहर जाकर क्या करेगी? मंजू कुछ पल सोचती है और धीरे से जवाब देती है कि अभी तक कुछ सोचा नहीं, लेकिन समय आने पर सोच लूंगी। आगे क्या करना है? उसकी आवाज़ में अनिश्चितता और अकेलेपन का एहसास साफ होता है। अगले दिन कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा होता है। उन्हीं में नैना भी शामिल होती है।
तभी वहाँ भूरी आता है, वही ताकतवर कैदी जो एक एमएलए का भाई है। जाने से पहले भूरी पास में खेल रहे एक छोटे से पिल्ले को साथ में खेलता है, जिसे लगता है कि शायद उसे जानवरों से लगाव है। लेकिन अगले ही पल वह उन मासूम पिल्लों को गाड़ी के टायर के नीचे रख देता है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वे बेबस जानवर कुचल जाते हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर नैना अंदर तक कांप उठती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि भूरी कितना निर्दयी इंसान है। पूरे रास्ते भूरी की गंदी नजरें सिर्फ नैना पे टिकी रहती है। उसकी नीयत साफ नजर आती है। वार्डन रजनी भी यह सब देख रही थी, लेकिन भूरी की ताकत और उसके राजनीतिक संबंधों के कारण वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। कोर्ट पहुंचने के बाद सभी कैदी नीचे उतरते हैं। तभी भूरी रजनी को रोककर नैना के बारे में पूछता है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह पहले भी रजनी के साथ बदतमीजी कर चुका है, लेकिन उसके भाई के प्रभाव के कारण कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। इसी दौरान नैना का वकील वहां आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि आज उसे बेल मिल जाएगी। नैना के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की झलक दिखाई देती है, लेकिन भूरी यह बात सुन लेता है। वह तुरंत वकील को अपने पास बुलाता है और खुलेआम धमकी देता है कि अगर इस लड़की को बेल मिली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भूरी की धमकी से वकील बुरी तरह से डर जाता है और आखिरकार वह वही होता है जिसका डर था। उस दिन नैना को बेल नहीं मिल पाती। उसकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। दूसरी तरफ उसी दिन जेलर प्रकाश सभी कैदियों से मिलने आता है। जैसे ही मंजू की नज़र प्रकाश पे पड़ती है, उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास होता है, मानो वह उसे पहले से जानती हो या उसके बारे में कुछ अलग महसूस कर रही हो। प्रकाश सभी कैदियों से शांत स्वर में कहता है कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वह खुलकर बता सकते हैं। वह भरोसा दिलाता है कि उनकी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। उसकी यह बात सुनकर कई कैदी आपस में कहने लगते हैं कि शायद यह जेलर बाकी लोगों से अलग है और यह सच में अच्छा इंसान है। उधर रात के समय नैना अकेले बैठकर रो रही होती है। उसकी हालत देखकर मंजू उसके पास आती है और उससे उसकी वजह पूछती है। नैना टूटे हुए दिल से बताती है कि भूरी की वजह से उसकी बेल नहीं हो पाई। यह सुनकर मंजू उसे समझाती है कि इस दुनिया में जीना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग हैं। लेकिन नैना का दर्द इतना गहरा है कि उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अगले दिन भूरी जेल के अंदर एक बुजुर्ग आदमी को देखता है जो उसके इलाके में कपड़े धो रहा होता है। बिना किसी वजह के भूरी को गुस्सा आ जाता है और वह उस बेबस बूढ़े आदमी को मारने लगता है। तभी वहाँ प्रकाश पहुँच जाता है। उसे देखकर भूरी तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन प्रकाश उसकी आंखों में छिपी क्रूरता को पहचान चुका था। उसे समझ आ जाता है कि भूरी कितना खतरनाक और निर्दयी इंसान है। वहीं दूसरी तरफ भूरी अपने साथियों से घमंड में कह रहा होता है कि वह सिर्फ अपने भाई की वजह से यहाँ है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसका भाई उसे जेल से बाहर निकलवा देगा। भूरी की ये बात सुनकर प्रकाश को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत सख्त कदम उठाता है और भूरी को सजा के तौर पर एक अलग सेल में बंद करवा देता है, ताकि वह बाकी कैदियों को नुकसान न पहुँचा सके। थोड़ी देर में प्रकाश के फ़ोन पर आईजी का फ़ोन आता है, जो कहता है कि भूरी को उस सेल से निकालो। एमएलए का फ़ोन आया था, वो ऑपरेशन बना रहा है। तब प्रकाश को आईजी की बात माननी पड़ती है। अब रात को जब प्रकाश अपने रूम में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उस समय भूरी जेल से फ़ोन करके कहता है कि मैं तो आसानी से बाहर आ गया, और यह कहकर वह प्रकाश को उकसाता है। इस पर प्रकाश को गुस्सा आता है और वह तुरंत नशे में भूरी की जेल में घुसता है और फिर वो भूरी को बुरी तरह से मारता है, जिससे भूरी अधमरा हालत में हो जाता है। तभी प्रकाश के हाथ में अंगूठी से चोट लगती है, तो वो भूरी को मारने के लिए अंगूठी फेंक देता है। फिर प्रकाश भूरी से कहता है कि देख, मैंने तुझे नामर्द बना दिया, अब मुझसे पंगा मत लेना। यह कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। एक गार्ड जो उसी एरिया में ड्यूटी करता है, वो यह सब दूर से देख रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ प्रकाश को आईजी डांट रहा होता है और पता चलता है कि भूरी कल रात से गायब है, जब प्रकाश ने उसे मारा था। और आईजी कहता है कि भूरी जेल से भाग गया, इसलिए अब तुम पर इंक्वायरी बैठ गई है, इसलिए जल्द ही एक ऑफिसर जांच के लिए आएगा। यह सुनकर प्रकाश खान और शंभू से कहता है कि क्या लगता है कि भूरी कैसे भागा होगा। लेकिन खान कहता है कि सर, आपके जाने के बाद मैंने भूरी को जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद अगले सुबह देखा तो भूरी गायब था, पता नहीं वो कहाँ गया। यहाँ शंभू को भी कुछ पता नहीं था। अब अगले दिन अजीत नाम का एक ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आता है और प्रकाश शंभू को बोलकर भूरी का सेल दिखाने के लिए कहता है। तब यहाँ भूरी के सेल में सब कुछ बिखरा पड़ा था, क्योंकि प्रकाश ने भूरी को पीटा था। उसके बाद उसने कुछ साफ सफाई नहीं करवाई ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो।
क्योंकि प्रकाश किसी से डरता भी नहीं है। तभी यहाँ अजीत सब कुछ जांच करने के बाद यहाँ ड्यूटी कर रहे खान को बुलाता है और उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, सब बता दो। तब खान कहता है कि प्रकाश सर रात को गुस्से में आए थे और भूरी को मारने लगे। फिर सर के जाने के बाद मैंने सेल बंद कर दिया और अगले दिन भूरी गायब था। अब इसके बाद अजीत बाकी सारे वार्डन से भी इंक्वायरी करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर भूरी का एक साथी बताता है कि भूरी भैया एक नैना नाम की लड़की के पीछे पगला रहे थे। ये सुनकर अजीत सीधा नैना से मिलने पहुंचता है ताकि कुछ पता चल सके। तब यहाँ नैना को बुलाया जाता है जो काफ़ी डरी हुई थी, पर नैना भी कहती है कि मैंने बस कोर्ट जाते समय उसे देखा था, उसके बाद मैंने उससे कभी नहीं मिला। ये सब सुनकर अजीत को समझ नहीं आ रहा था कि भूरी ऐसे कैसे गायब हो गया। फिर रात को अजीत गार्ड से बात कर रहा होता है कि भूरी के गायब होने वाली रात कुछ अजीब हुआ था क्या। तो एक गार्ड जो नया आया था वो बताता है कि ऐसा तो नहीं, बस वो शंभू ही सब्जी लेकर निकला था, उसे मैंने चेक भी किया था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ शंभू आज फिर सब्जी लेकर जा रहा था। तब यही लड़का फिर से चेक करने आता है, लेकिन इस बार शंभू उसके हथियार छीनकर खुद कहता है कि मैं चेक करके दिखाता हूँ। फिर वो सब्जी पर वार करने के बाद शंभू से छुपकर उस हथियार को साफ करता है और उस लड़के को दे देता है, यानी शंभू को छुपा रहा था। खैर अब प्रेजेंट में बाकी गार्ड कहते हैं कि शंभू अक्सर रात को सब्जी लेने आता है। सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये लोग शंभू के बेटे वाली कहानी उसे बताते हैं। यह सब सुनकर अजीत सीधे शंभू की दुकान पता करके वहां जाता है जहां शंभू सब्जी बेचता था। तब पास में सो रहे लड़के से अजीत उठाकर पूछता है कि परसों शंभू आया था तो कुछ अजीब लगा था क्या, जिस पर वो लड़का पहले तो कुछ भी नहीं बोलता। फिर अजीत के डराने के बाद वो कहता है कि उस दिन वो आए थे और मुझे शराब लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन जब मैं शराब लेकर वापस आया तो वह जा चुके थे, मुझे कुछ भी पता नहीं। अजीत सीधा शंभू के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुम उस रात जेल गए थे सब्जी लेने। तब शंभू फिर से वही बात बताता है कि मैं जेल से सब्जी चुरा कर लाता हूँ। ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं चोरी करता हूँ। तब अजीत वहाँ ड्रिंक करने के लिए कहता है तो शंभू अजीत के लिए भी ड्रिंक बनाता है, और जैसे वो बर्फ़ लेने जाता है तो हम देखते हैं कि भूरी की लाश तो उसी फ्रीजर में पड़ी है। तब शंभू बर्फ़ डालकर अजीत को दे देता है और अजीत पूछता है कि ये इतना बड़ा फ्रीजर यहाँ कैसे, जिस पर शंभू कहता है कि एक आदमी का काम करवाया था, उसने सब्जी रखने के लिए गिफ्ट में दे दिया था, पर अब ये बेकार हो गया है। फिर ये दोनों भूरी के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं और अजीत कहता है कि मुझे भूरी के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं कल चला जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है और शंभू की जान में जान आती है। जाने से पहले अजीत प्रकाश से आकर मिलता है और कहता है कि सर आपको भूरी को ऐसे नहीं मारना था, कहीं आपने ही तो उसे गायब नहीं कर दिया। लेकिन प्रकाश अजीत पर ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें जो रिपोर्ट बनानी है बना लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यह सुनकर अजीत चला जाता है और ये केस यहीं बंद हो गया था। इसके बाद हम शंभू को देखते हैं जो एक गड्ढा खोदकर भूरी की लाश छुपा देता है, और इस दौरान मंजू भी अपनी सज़ा पूरी करके जेल से निकल गई थी। अब हमें 11 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आईजी तुरंत अजीत को आने के लिए कहता है, और इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि हाल ही में प्रकाश जिस बंगले में रुका था उसके पीछे बिल्डिंग बनाने के लिए काम शुरू हुआ था और वहां एक कंकाल मिला है। अब भूरी का भाई आईजी पर भड़क रहा है कि अगर यह कंकाल भूरी का निकला तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आईजी अजीत को सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट से प्रकाश तो सस्पेंड हो गया, अब 3 दिन में मुझे गुनहगार का नाम चाहिए वरना तुम भी सस्पेंड हो जाओगे। यह सुनकर अजीत तुरंत ही केस पर काम करने चल देता है। फिर वहां पहुंचकर कंकाल के पास अजीत को एक अंगूठी मिलती है जो कि प्रकाश की ही थी, और थोड़ी देर बाद रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है कि यह कंकाल भूरी का ही है। तब अजीत सीधा खान को बुलाता है और बड़े प्यार से पूछता है कि जो पता है बता दो, लेकिन खान वही सब बताता है। तब अजीत खान को मारने लगता है और डर के मारे खान बताता है कि प्रकाश सर से मार खाने के बाद भूरी ने वार्डन रजनी को फ़ोन करके कुछ कहा था, फिर वो उससे मिलने चल दिए और डर के मारे मैं उसे रोक नहीं पाया। फिर खान कहता है कि 3 घंटे तक भूरी वापस नहीं आया तो मैंने जेल में ताला लगा दिया और अगले दिन नाटक किया कि मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सब सुनकर अजीत सीधा रजनी से मिलने आता है और पूछता है कि बताओ उस दिन भूरी ने तुम्हें फ़ोन पर क्या कहा। तो रजनी बताती है कि उसने नैना को अपने पास लाने के लिए कहा था, तो मैं डर के मारे नैना को उसके पास ले गई। फिर आधे घंटे बाद मैं नैना को वापस लेने आई तो नैना बाहर डरी हुई बैठी थी, तो मैंने उस कमरे को बंद किया और नैना को वापस उसके जेल में डाल दिया। इस पर अजीत कहता है कि ये सब काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, जिस पर रजनी कहती है कि मेरे पति का इलाज में काफ़ी पैसा लगा था,
वो तो नहीं बचे, पर ये सारा पैसा मुझे पूरी ही देता था। यहाँ तक कि इसके बदले वो मेरे साथ भी दुष्कर्म कर चुका है, पर घर चलाने के लिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब ये सब जानने के बाद अजीत नैना को पता निकलवाता है और नैना अजीत को देखकर डर जाती है। फिर अजीत नैना को अकेले में बुलाकर कहता है कि मुझे सच जानना है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वरना ये केस तुम पर भी आ सकता है। तब डर के मारे नैना बताती है कि उस रात वार्डन ने मुझे एक कमरे में भेजा था। अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील होता है और पूरा केस उल्टा हो जाता है। नैना बताती है कि उस रात वार्डन ने मुझे एक कमरे में भेजा था जिसमें भूरी पहले से बैठा था और जाते ही उसने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। तब सीन पास्ट में लौट आए और हम देखते हैं कि वहाँ मंजू घूम रही होती है, तो उसने नैना की चीख सुनी और तब वो नैना को बचाने के लिए गई, लेकिन ये भूरी तो इन दोनों को मारने लगा। तब मंजू ने भूरी का गला दबाकर उसे मार दिया। फिर उसने नैना से कहा, तुम यहाँ से चली जा, मैं देख लूंगी। तो नैना भी बाहर बैठकर वार्डन का इंतजार करने लगी और फिर वार्डन के आते ही वह उसके साथ चली गई। ये सब जानने के बाद तो अजीत के होश उड़ जाते हैं और अब उसे मंजू से मिलना था, जो अब न जाने कहाँ होगी। फिर अजीत मंजू के केस की फाइल पढ़ता है और फिर वहाँ से वार्डन से मंजू के बारे में पता करता है। तब मालूम पड़ता है कि मंजू अब पहाड़ पर चाय और मैगी की दुकान चलाती है, इसलिए अजीत मंजू से मिलने चल देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ मंजू और शंभू साथ में रहते हैं, लेकिन अजीत को देखते ही इनके होश उड़ जाते हैं। तब अजीत पूछता है कि मुझे सच बताओ, मंजू ने उसे मारा तो लाश बाहर कैसे आई? इस पर शंभू बताता है और सीन पास्ट में जाता है। असल में गला दबाने के बाद भी भूरी मरा नहीं था, बस वो बेहोश हुआ था। फिर होश में आते ही वो मंजू को मारने लगा। तब पास में पड़ी सिलाई से मंजू ने भूरी के गले पर वार किया, जिससे भूरी मर गया और मंजू को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए उसने शंभू को बुला लिया। तब शंभू यहाँ सब्जी लेने के बहाने आया और सब कुछ साफ करके मंजू को उसके सेल में भेज दिया और भूरी की लाश सब्जी के बीच में डालकर निकाल लाया। फिर अजीत कहता है कि तुम दोनों बचोगे नहीं, लेकिन शंभू कहता है कि सबूत तो प्रकाश सर पर इशारा करते हैं ना, उनकी अंगूठी लाश के पास मिली होगी। जिस पर अजीत कहता है कि बेकसूर आदमी को क्यों फंसा रहे हो। तब शंभू बताता है कि प्रकाश कोई संत आदमी नहीं है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और जिस कपल को मारने का इल्जाम मंजू पे आया था, असल में उन्हें प्रकाश नहीं मारा था, क्योंकि लड़की प्रकाश की भतीजी थी जो नीची जात के लड़के के साथ भाग गई। इससे प्रकाश को बदनामी का डर हुआ तो उसने दोनों को गुस्से में मार दिया और जब मंजू वहां आई तो प्रकाश ने उस पर भी वार करके उसे इस केस में फंसा दिया। मतलब मंजू बेकसूर थी। अब शंभू रिवील करता है कि मैंने जानबूझकर प्रकाश के घर के पीछे लाश गाड़ी थी ताकि ये सच कभी न कभी सामने आए और प्रकाश पकड़ा जाए। आगे वो कहता है कि सर, उसने मंजू को मर्डर करके फंसाया था, इसलिए अब मंजू ने मर्डर करके उसे फंसा दिया, जिसके जरिए उसे अपनी करने की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और ये भूरी वैसे भी सबसे गंदा आदमी था जो मारा गया। ये सब सुनने के बाद अजीत वापस आ जाता है और अब हम देखते हैं कि उसने प्रकाश को ही गुनहगार बता दिया है। तब वो प्रकाश पूछता है कि मैंने तो किसी को मारा ही नहीं, तो सज़ा क्यों मिली? जिस पर अजीत कहता है कि अपनी भतीजी और उस लड़के को तो मारा था ना, ये उसी की सज़ा समझ लो। जिस पर प्रकाश चुप हो जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। कभी कभी कानून सच्चाई तक देर से पहुंचता है, लेकिन इंसाफ हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कहानी खत्म हुई है, लेकिन सच की तलाश अभी बाकी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज के लिए बॉलीवुड अपडेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।